अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है, हमने एमसीक्यूज असेसमेंट डिस्कस करनी है साउंड वाले चैप्टर में से, जो कि हमारा 10th क्लास के सीक्वेंस में दूसरा चैप्टर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ साउंड वेव इज ए डैश वेव, कि साउंड वेव कौन सी वेव है। अब आपको पता है कि जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, विदाउट मीडियम प्रोपेगेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मैकेनिकल जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं, तमाम की तमाम ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल वेव की बात करें तो वो ट्रांसवर्स भी है और लॉन्गिट्यूडिनल भी है। तो इसका मतलब मेरा ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक है। सो आई विल गो फॉर बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर वॉइस रिजल्ट्स इन द वाइब्रेशन ऑफ डैश, ठीक है। कि जो हम बोल रहे हैं, आवाज पैदा हो रही है। अब आपको पता है कि साउंड हमेशा किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है, ठीक है। तो अब हम जब बोल रहे हैं तो इसके अंदर जो आवाज पैदा हो रही है, इसके अंदर वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी है। सो एक्चुअली साउंड रिजल्ट्स इन द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। ए डॉक्टर यूज डैश टू हियर द साउंड ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स। बेटा हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो माइनर वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जैसे हमारा हार्ट है या लंग्स है, ठीक है। और वो वाइब्रेशन इतनी माइनर होती है कि हम नॉर्मली उनको नहीं सुन पाते। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, इस तरह हम उसको नॉर्मली नहीं सुन पाते। तो उसको जरा हमें एम्पलीफाई करके सुनना होता है। तो वो एक्चुअली उसके लिए जो हम जो डॉक्टर है जो वहां पे डिवाइस इस्तेमाल करता है, उसको बेटा हम स्टेथोस्कोप का नाम देते हैं। तो वो जो डॉक्टर ने लाइक अपने ईयर्स में लगाए होते हैं, साथ में वो उसका एक डायाफ्राम होता है, वो डायाफ्राम आपके ऑर्गन्स के ऊपर रख के उसकी आवाज सुनता है। तो बेटे उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। कंप्रेशन इज द एरिया वेयर प्रेशर इज हाई। कंप्रेशन में जो प्रेशर और डेंसिटी दोनों हाई होते हैं, और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम होते हैं। मतलब ये कंप्रेशन है ना, जो यहाँ पर इस तरह करके, और ये रेयर फ्रैक्शन है और फिर कंप्रेशन है। तो इस हिस्से में प्रेशर भी ज्यादा होगा और डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो कंप्रेशन इज द एरिया वेयर प्रेशर इज हाई। उसके बाद बेटे नेक्स्ट बात करते हैं कि साउंड वेव इन स्टेथोस्कोप ट्रेवल्स फ्रॉम डैश टू डैश। अब स्टेथोस्कोप की तरह वर्किंग समझ लें। बेटा देखो कि वहां पर प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं, और प्लास्टिक ट्यूब्स के जरिए वहां पर एक ईयरबड्स होते हैं जो हमने कानों में लगाए होते हैं, ठीक है। एक डायाफ्राम होता है, उस डायाफ्राम को हम ऑर्गन के ऊपर रखते हैं। अब जब हमारे ऑर्गन्स वाइब्रेट करते हैं तो वो डायाफ्राम भी वाइब्रेट करता है, और वो डायाफ्राम की जो वाइब्रेशन है वो प्लास्टिक ट्यूब्स के जरिए हमारे कानों तक पहुंचती है, ठीक है। तो वो डायाफ्राम से हमारे कानों तक जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। डायाफ्राम, फ्रॉम डायाफ्राम टू ईयर, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फ्रॉम ईयर टू डायाफ्राम नहीं, डायाफ्राम से ईयर तक आते हैं, ठीक है। तो ईयर एंड ईयर वैसे ही गलत हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन डैश व्हाइल पिच डिपेंड्स ऑन डैश, ठीक है। जो जो बेटा हमारे पास पिच होती है सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर हम लाउडनेस की बात करते हैं ना, तो बेटा तो लाउडनेस हमारे पास 4 डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। उसके अंदर एम्पलीट्यूड आ जाता है, उसके अंदर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आ जाती है, ठीक है। उसके अंदर ये आता है कि हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं वाइब्रेटिंग बॉडी से, और उसके अंदर ये भी आता है कि जो उसको सुन रहा है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है ईयर्स की। तो एक्चुअली डिफरेंट जो है ना फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो अगर हम वेव के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वेव के करेक्टरिस्टिक्स में प्योरली वो एम्पलीट्यूड आता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो यहां पर हम बात करेंगे कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड व्हाइल पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो पहले का आंसर एम्पलीट्यूड है, दूसरे का आंसर फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम कह रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल फॉर रसलिंग ऑफ लीव्स। अच्छा, ये एक्चुअली आपका ना एक एग्जांपल है, उसमें से मैंने एमसीक्यूज बनाया है। और ये ना एक टेबल है आपका, ठीक है, जहां पर साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला टॉपिक है ना, वो टेबल अच्छे से याद कर लेना, उसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास रसलिंग ऑफ लीव्स है ना, इसके लिए जो साउंड इंटेंसिटी होती है वो 10⁻⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। इंटेंसिटी लेवल पूछा गया, तो इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला होता है 10 इंटू लॉगरिथम ऑफ आई ओवर आई नॉट इंटू डेसिबल। और ये बेटा मेरे पास है 10 इंटू लॉगरिथम ऑफ जो आई की वैल्यू है वो 10⁻11 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, और जो हमारे पास आई नॉट की है ये बेटे ऑलरेडी गिवन है, आपका एमसीक्यूज के तौर पे भी याद होनी चाहिए। जो आई नॉट की वैल्यू होती है वो 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, और ये आ जाना है डेसिबल, ठीक है। जब मैं इस सारे को सॉल्व करूंगा तो बेटा मेरे पास आंसर आ जाना है 10 डेसिबल। ओके, सो द 10 डेसिबल इज द राइट आंसर।
लेकिन आप को यहाँ पर थोड़ा सा और आगे गौर करना पड़े, आगे आंसर बेल में भी दिया हुआ है, तो इसको हम बेल में भी एक मरतबा कन्वर्ट करके देखते हैं कि आप तो उनमें से कोई सही आंसर हो। तो आपको पता है कि 10 डेसिबल जो है ना ये 1 बेल के बराबर होता है, ठीक है। सो बोथ ए एंड सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट बात करते हैं, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी लेवल फ्रॉम 1 बेल टू 2 बेल, कि उसको हमने 1 बेल से 2 बेल पे इंक्रीज किया है, तो साउंड इंटेंसिटी कितने गुना इंक्रीज होगी। बेटा देखिए ये लॉगरिथमिक स्केल, अगर हम उसको 1 बेल से 2 बेल करते हैं ना, तो लॉगरिथमिक स्केल पर ये 10 गुना इंक्रीज हो रही है। अगर मैं उसको 1 बेल से 3 बेल करता हूं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स क्रॉस हुए हैं, लॉगरिथमिक स्केल पे वो 100 गुना इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 1 से 4 करूंगा तो लॉगरिथमिक स्केल पर वो 1000 गुना इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर वो 1 से 2 पे जा रहा है तो इसका मतलब कि जो उसकी साउंड इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होगी। इस तरह अगर पहले 5 है बाद में 6 हो गया तो भी 10 गुना, अगर पहले 5 था बाद में 7 हो गया तो अब 100 गुना इंक्रीज होगी। तो वो एक्चुअली चूंकि लॉगरिथमिक स्केल है तो 10 गुना इंक्रीज होगी। If we take speed of sound as 340 मीटर पर सेकेंड, the minimum distance required to hear the echo। अब इको क्या होती है कि साउंड वेव गई और वापस आके आपको दोबारा सुनाई दी, एग्जैक्टली जो आपने बोला था वही वेव, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, अगर 340 मीटर पर सेकेंड है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं जो हमारे पास एक्चुअली हमारे पास रिएक्शन टाइम होता है ना, जो कि हम सेंस कर सकते हैं हमारे कानों के लिए, वो 0.1 सेकेंड है। ये भी आपका एक अलग से एमसीक्यूज है कि हमारे कानों का जो सेंसिटिविटी है हमारे कानों की 0.1 सेकंड तक है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट फिर आप बात करते हैं कि हम डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 340 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सेकंड्स, तो ये आंसर आ जाएगा 34 मीटर। अब बेटा देखिए मेरा आंसर 34 मीटर है, लेकिन ये कौन सा आंसर है, ये साउंड वेव गई भी है और आई भी है, यानी कि मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा, 34 मीटर डिवाइड बाय 2, तो ये 17 मीटर आ जाएगा कि 17 मीटर जाएगी और 17 मीटर वापस आएगी, ठीक है। तो इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा, सो इन दैट केस मेरा जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो जो मेरे पास डिस्टेंस है वो 17 मीटर से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 17 मीटर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए साउंड कैन परफॉर्म रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, ऑल। तो यहाँ पर बेटे नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि जो हमारे पास साउंड वेव, जो साउंड है वो एक वेव है, और कोई भी वेव है ना वो रिफ्लेक्शन भी करेगी, रिफ्रैक्शन भी करेगी, डायफ्रैक्शन भी करेगी, चाहे वो लाइट है, चाहे वो साउंड है, चाहे वो वाटर में पैदा कर रहे हैं, वाटर वेव्स हैं, ठीक है। कोई भी वेव है वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, वो रिफ्रैक्ट भी करेगी और वो डायफ्रैक्ट भी करेगी। तो साउंड रिफ्लेक्शन भी करती है, रिफ्रैक्शन भी करती है, डायफ्रैक्शन भी करती है, क्योंकि ये एक वेव है। सो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव अगर 340 मीटर पर सेकंड है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.5 मीटर है। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पर उसने बताई हुई है स्पीड और ये बताई हुई है वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, सिंपली बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल आ जाएगा स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 340 मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे 0.5 मीटर के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 680 हर्ट्ज। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। स्पीड ऑफ साउंड वाज फर्स्ट टाइम एक्यूरेटली मेजर्ड इन। अब आपको पता है यहाँ पर हमने एक ना कैनन को यूज किया था, तो एक इंसान ने कैनन चलाई थी, तोप से गोला निकाला था, ठीक है। और उससे 29 किलोमीटर के फासले पर दूसरे पहाड़ पर एक और इंसान खड़ा था, उसने जब उसको शूट किया तब उसने स्टॉप वॉच ऑन कर लिया एंड देन फिर आफ्टर जब उसको आवाज आई उसने स्टॉप वॉच ऑफ कर दी है। तो हुआ क्या कि डिस्टेंस मालूम था, टाइम यहाँ से मालूम हो गया, डिस्टेंस ओवर टाइम हमने फॉर्मूला यूज करते हुए स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर लिया। और ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है स्पीड ऑफ साउंड को मेजर किया गया था, और ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था 1738 में। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, पूरा पैराग्राफ जो है ना वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रिकमेंडेड लेवल ऑफ सेफ लेवल ऑफ नॉइज, जो सेफ लेवल ऑफ नॉइज है वो कितना है, वो आपको पता है कि 85 टू 90 डेसिबल 8 आवर्स अ डे। तो इट मींस दैट 85 टू 90 डेसिबल 8 आवर्स अ डे। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे पास जो रंबल होता है ब्लू व्हेल का, रंबल बेटा एक्चुअली जो ब्लू व्हेल की साउंड है ना इसको हम रंबल कहते हैं, ठीक है। जिस तरह लाइन की आवाज को हम रोर कहते हैं, घोड़ा है उसकी आवाज को ने कहते हैं, ठीक है, या डॉग है उसकी आवाज को बार्क कहते हैं। तो इस तरह जो व्हेल है ना इसकी आवाज को हम रंबल कहते हैं, ठीक है। अब इसका जो रंबल होता है ना वो हमारे पास 180 डेसिबल का होता है। यहाँ से आपने एक और एमसीक्यू जो है ना वो याद कर लेना है
कि जो ब्लू व्हेल है इट एज्यूम्ड टू बी द लाउडेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो लाउड आवाज निकाल सकते हैं वो ब्लू व्हेल निकाल सकती है, तो 180 डेसिबल तक इसका रंबल जो है वो जा सकता है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पर बिल्कुल डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, मीडियम पर भी डिपेंड करती है। सॉलिड्स में फास्टर होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। यहाँ पर 2 एमसीक्यूज आपकी और हैं। लिक्विड्स में गैसेस के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है और सॉलिड्स के अंदर जो है वो उसके अंदर गैसेस के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके 2 एमसीक्यूज यहाँ पर और भी हैं, तो इन तीनों पे डिपेंड करती है, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद बेटे नेक्स्ट बात करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हाई फ्रीक्वेंसी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से उनकी जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर होती है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ, ये दोनों ऑप्शन ठीक है हमारे, सो बोथ ए एंड सी। सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डैश द ऑब्जेक्ट। सोनार का मतलब क्या होता है? सोनार का मतलब होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। नेविगेट का मतलब ये होता है कि उसकी इमेज बना के देता है वो हमें, उसके लाइक इमेज बताता है कि उसकी क्या है। और रेंज का मतलब ये कि हमें बताता है वो कितना दूर है हमसे, या डेप्थ ऑफ सीज जो है ना हम सोनार से फाइंड करते हैं। अगर कोई डेप्थ में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो भी हम सोनार से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। नेविगेट का मतलब है इमेज बनाना, तो ये दोनों काम कर रहा होता है। इट मींस दैट बोथ ए एंड सी, सॉरी यहाँ पे ए एंड बी आंसर आना है, सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। सी में बेटा यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तो ये तो सोनार का कोई काम नहीं है, इररिलेवेंट एमसीक्यूज है, तो ए और बी ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट में बेटा कह रहे हैं कि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आवर वॉइस बिकम्स गार्बल्ड, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से क्या होता है कि हमारी आवाज भारी होती है। बेटे आप खाली कमरे में जब भी बात कर रहे होते हैं तो आप एक खाली रूम में आप अगर जाके बात करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि वहां पर एब्जॉर्बिंग सर्फेसिस बहुत कम है, रूम सारा खाली है, तो हर जगह से आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके पास ही आ रही है, ठीक है। तो आपको अपनी आवाज काफी भारी हुई महसूस होती है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है। और इस फिनोमिना को बेटे हम नाम देते हैं रेवर्बरेशंस। तो ये आपका रेवर्बरेशन की एज इट इज डेफिनेशन लिखी हुई है कि ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आवर वॉइस बिकम्स गार्बल्ड एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है वो विसल करता है इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हियर्स इको आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड बाद जो है ना वो अपनी इको सुनता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस जो है वो स्टूडेंट का क्लिफ से कितना होगा। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये स्टूडेंट है और ये क्लिफ के सामने खड़ा है। अब ये हमारे पास क्लिफ है। अब बेटा जब हम ये 5 सेकंड की बात करते हैं तो ये जाने का टाइम भी है और आने का टाइम भी है, यानी कि स्पीड ऑफ जो वेव है वो गई है और वापस आई है। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करें तो हमें सिर्फ एक तरफ का टाइम चाहिए, तो सिंपली बेटा जितना जाने में लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा। तो मैं इस 5 को 2 पे डिवाइड कर लूंगा तो 2.5 आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, 340 मीटर पर सेकंड, और इसको बेटा हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 सेकंड्स के साथ। और बेटा जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं मेरे पास आंसर आ जाएगा 850 मीटर। सो द आंसर इज 850 मीटर। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट, कैट्स कैन हियर द फ्रीक्वेंसी अप टू, बेटा ये मैक्सिमम रेंज पूछी गई है कि कितनी फ्रीक्वेंसी जो है ना कैट्स में जो है ना वो सुन सकती हैं। तो बेटा इसके अंदर ये चंद एक एमसीक्यूज है, पूरे चैप्टर में जितनी भी एनिमल्स की फ्रीक्वेंसीज बताई गई है सारी मैंने यहाँ पे लिखनी है। तो इनमें से आप देख लें जो हमारे पास कैट्स हैं ये 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं। सो द सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly share this video, like करें, कमेंट लाजमी करें, और जितना भी आपका स्टूडेंट सर्कल है उन सब के साथ ये वीडियो शेयर किया करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।